वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सोशल बेस्ड मैसेज मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही माया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो 10th क्लास की पढ़ाई करती रहती है और फिलहाल माया बहुत ही डिप्रेशन में होती है। किसी सोशल मीडिया पेज पर अपने सुसाइड नोट लिखकर यह आत्महत्या कर लेती है। माया के माँ बाप डॉक्टर्स होते हैं। जब ये दोनों अपने घर पर आते हैं तो घर का दरवाजा खुला होता है और इसी तरह माया के कमरे में माया की लाश लटक रही होती है। ये देखकर माया के माँ बाप बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। बाद में पुलिस वाले, फॉरेंसिक वाले यहाँ पर आते हैं। इसी दरमियान में ये दोनों ये देखते हैं कि माया के उंगलियां काली पड़ चुकी है। खैर उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज चलने लगती है कि विक्टर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली माया ने आत्महत्या कर लिया। इसका राज क्या है इसके पीछे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद ये बात पता चलती है कि सच में माया ने आत्महत्या की। लेकिन माया के माँ बाप का ऐसा मानना नहीं होता। वो कोर्ट में दोबारा अपील करने लगते हैं कि माया का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। दोबारा पोस्टमार्टम करने के बाद वही रिजल्ट्स आते हैं। उस स्कूल का चेयरमैन का नाम होता है विक्टर। माया की मौत की खबर सुनने के बाद ये बहुत ही लाइटली लेने लगता है। देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। 2 सालों तक माया के माँ बाप इस केस को लड़ते ही रहते हैं। अभी तक माया के माँ बाप को इंसाफ नहीं मिला होता। रीजन क्या है ये पता नहीं चलता। एक दिन जज खुद माया के माँ बाप को RTI एक्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती है कि आप लोग इस एंगल से अपने केस को लड़ो। दूसरे सीन में एक बाप बेटी को दिखाया जाता है। तारा और राममूर्ति ये दोनों लॉयर्स होते हैं और उसी तरह तारा अपाहिज लड़की होती है। और फिलहाल ये बाप बेटी कोर्ट में अपना ही केस लड़ने लगते हैं। केस ये है कि ये दोनों कुछ दिनों पहले हैदराबाद टू दिल्ली ट्रेन में टिकट बुक किया था। वो टिकट कैंसिल हो गई। इन दोनों को रिफंड भी मिला, लेकिन 2 रुपए कम मिले इनको। उसी 2 रुपए के लिए ये दोनों कोर्ट में केस ठोक देते हैं। ये दोनों अपना केस लड़कर ये केस जीत भी जाते हैं। जज पूछने लगती है कि 2 रुपए के लिए केस की क्या जरूरत थी। तारा कहने लगती है कि जून 2 तारीख से लेते हुए आज तक काफी सारे लोगों ने अपना टिकट कैंसिल करवाया। कैंसिलेशन करने की वजह से थोड़े तो चार्जेस कट होते हैं, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट वाले पूरी तरह से रिफंड नहीं दे रहे। ऐसा देखा जाए तो कितने लोगों के 2 रुपए 5 रुपए मिलाकर करोड़ बनते हैं। तो जज भी शॉक में रह जाती है कि इसके पीछे इतना बड़ा लॉजिक है। अब उसी कोर्ट में माया के माँ बाप भी बैठे होते हैं, वही अपने केस के लिए। सो फटाफट से तारा और राममूर्ति को अप्रोच करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि आप दोनों हमारे केस को लड़िए। इस तरह से केस की डिटेल्स माया के बारे में बताने लगते हैं। उस दिन क्या हुआ वो सारी बातें। माया का फादर कहने लगता है कि मैडम आपको पहले ये जानना होगा कि माया की मौत के बाद क्या हुआ। माया मरने के बाद माया की उंगलियां काली पड़ी थी, जिसका मतलब उसके बॉडी में कोई ड्रग था। पोस्टमार्टम करने के बाद सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव निकले, मतलब माया के बॉडी में कोई ड्रग वगैरह नहीं था। हमने दोबारा पिटीशन दाखिल की, दोबारा वही रिजल्ट निकले। हमें शक होने लगा कि इस केस में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। इंसाफ के लिए हम दोनों अभी भी लड़ रहे हैं और सबूत के तौर पर हम दोनों ने अभी तक माया का अंत्यक्रिया का काम नहीं किया। मतलब माया की बॉडी अभी भी प्रिजर्व में होती है। ये देखने के बाद तारा बहुत इमोशनल होने लगती है कि इतने सालों तक माया की बॉडी को सेफ रखा। इन दोनों से कहने लगती है कि इसी से मुझे ये बात पता लग गई कि आप दोनों माया से कितना प्यार करते हो। इस तरह से इनका केस टेकअप करने लगती है। उसके बाद तारा कोर्ट में आकर जज से कहने लगती है कि जज साहिबा, अब तक हमने RTI को 2 बार सबमिट किया और इसी तरह डिफेंस लॉयर्स अभी तक हमारे 2 सवालों का जवाब नहीं दिया, बस केस को और बातों को घुमा रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि जब दूसरी बार माया का पोस्टमार्टम किया गया तो वही पैथोलॉजिस्ट ने क्यों पोस्टमार्टम किया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्राइम स्पॉट पर माया का लैपटॉप भी था। पुलिस वालों का कहना ये था कि उस लैपटॉप में कोई सबूत ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने माया के लैपटॉप को 3 हफ्तों तक अपने पास रखा। पहले मुझे इन दोनों सवालों का जवाब चाहिए। सो जज साहिबा डिफेंस लॉयर को और थोड़ा समय देने लगती है। खैर एक दिन सिद्धार्थ नाम का एक बंदा विक्टर के स्कूल पर आकर वहाँ की मैनेजमेंट से बात करते हुए एक ऑफर रखने लगता है कि मैं आपके स्कूल पर 10 एडमिशन्स लाकर दूंगा, बदले में आप लोग मेरी बेटी को फ्री में एडमिशन करवाएंगे। इस तरह से बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताने लगता है। तभी सिद्धार्थ की बातें विक्टर सुनकर इसको खोपचे में बुलाने लगता है। कहने लगता है कि देखो कुछ दिनों के बाद रिजल्ट्स आने वाले हैं और पता नहीं तुम क्या करोगे। टॉप 10 रिजल्ट्स हमारे स्कूल के ही होना चाहिए। ऐसा कर दोगे तो मैं तुमको गाड़ी बंगला दूंगा। तो सिद्धार्थ अपने कुछ हैकर्स की मदद से इसी काम पर लगा रहता है, मतलब रिजल्ट्स के सर्वर्स को हैक करके अल्टर करना। सो सिद्धार्थ और उसकी टीम दिन रात मेहनत करने के बाद फाइनली टॉप 10 रिजल्ट्स विक्टर के स्कूल को ही आते हैं। माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं।
बाकी पेरेंट्स भी यही डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग विक्टर की स्कूल में ही हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। वादे के हिसाब से विक्टर सिद्धार्थ को गाड़ी, बंगला और उसी तरह इसकी बेटी को फ्री एडमिशन भी दे देता है अपनी स्कूल में। बाद में एक दिन विक्टर मीडिया के सामने आकर अपनी स्कूल के बारे में बताने लगता है कि हमारी स्कूल चाकू नहीं है, तलवार है, तोप है। आपके बच्चों का फ्यूचर बनेगा तो हमारे स्कूल में ही बनेगा। तभी एक रिपोर्टर विक्टर से माया के बारे में पूछने लगता है कि सर, आप क्यों माया के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे। सारे लोगों का यही मानना है कि स्कूल का और माया का डेथ का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आपकी क्या राय है। विक्टर कहने लगता है कि मैं क्यों जवाब दूं, और वैसे भी माया का केस कोर्ट में चल रहा है। जो भी डिसाइड करेगी कोर्ट ही डिसाइड करेगी। और वैसे भी माया अपने घर में आत्महत्या कर ली, इसे आप हमारे स्कूल से कनेक्ट क्यों कर रहे हो। शायद माया के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो। रिपोर्टर पूछने लगता है कि माया को मरे हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये केस अभी भी क्यों कोर्ट में चल रहा है, जिसका मतलब आप दुनिया से कुछ छुपा रहे हो। विक्टर को गुस्सा आकर उस रिपोर्टर को मारने पीटने की कोशिश करने लगता है। बाद में मीडिया वालों से कहने लगता है कि आज मैं सच बताऊंगा कि वो माया कैसी लड़की थी। हमारे स्कूल में फोन्स अलाउ नहीं थे, इसके बावजूद भी माया अपना फोन स्कूल पर लाकर बाथरूम में जाकर अडल्ट कंटेंट देखा करती थी। एक दिन कृपाकर नाम का एक टीचर इस चीज को देख लिया और जब माया को लेकर प्रिंसिपल के पास जाने लगा इसकी कंप्लेंट करने के लिए, तो माया कृपाकर के सामने ही अपने कपड़े ओपन करने लगी। वो कृपाकर शर्म के मारे बाहर आ गया। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद माया के माँ बाप बहुत फील होने लगते हैं कि ये तो मरी हुई माया को बदनाम कर रहा है। आप मीडिया वाले हैं तो इसी न्यूज को 2-4 बातें ऐड करके और काफी सारे रूमर्स फैलाने लगते हैं। दूसरे दिन कोर्ट में तारा पूछने लगती है, ठीक है मान लेते हैं कि माया ने स्कूल में फोन यूज किया, लेकिन आप लोगों ने तो अपने स्कूल में जैमर्स लगाया है, तो स्टूडेंट्स इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। कैसे वो वॉशरूम में जाकर वो वाली वीडियोस देखेगी। कृपाकर कटघरे में आकर कहने लगता है कि मैडम आजकल के बच्चे बहुत ही स्मार्ट है, इंटरनेट इस्तेमाल करने का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। तारा कहने लगती है कि जज साहब, माया के पास ना माया के नाम का सिम था ना उसके माँ बाप के नाम पर सिम था। कृपाकर ने कहा कि माया ने इनके सामने ही कपड़े खोलने की कोशिश की, क्या आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता सकते हो। सो कृपाकर कहने लगता है कि जब मैं माया को लेकर प्रिंसिपल के पास जा रहा था तो अपने शर्ट के बटन्स ओपन कर दिया, मुझे सेड्यूस करने लगी, मैं शर्म के मारे वहाँ से चला आया। तारा कहने लगती है ठीक है आपकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन क्यों आपने विक्टर इंटरनेशनल स्कूल में अपनी जॉब को छोड़कर दूसरे स्कूल में ज्वाइन हुए, इसका कोई रीजन है। कृपाकर कहने लगता है कि मैडम मेरे पत्नी को ट्रांसफर हुआ इसलिए मुझे वो स्कूल छोड़नी पड़ी। तारा सवाल करने लगती है ठीक है मान लेते हैं कि माया के पास उसका फोन था, लेकिन पुलिस वालों को माया का फोन क्यों नहीं मिला। सच बात यह है कि माया के पास फोन ही नहीं था। माया पर जो भी इल्जाम लगाया वो सरासर झूठ है। एक टीचर होते हुए ये कृपाकर कैसे झूठ बोल सकता है। इस तरह से इमोशन होने लगती है। जज साहिबा कहने लगती है कि कोर्ट में इमोशंस नहीं बल्कि सबूत मैटर करता है। खैर उसी शाम माया के माँ बाप तारा के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मैडम अब हम ये केस नहीं लड़ पाएंगे, मरने के बावजूद भी मेरी बेटी को बहुत ही जिल्लत मिली, अब हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो तारा माया के माँ बाप पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि नदी में उतरा है तो तैरना ही पड़ेगा, ठीक है मैं भी तुम्हारा केस नहीं लड़ती। लेकिन बाद में राममूर्ति माया के माँ बाप को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने लगता है। माया के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद मैं भी बहुत ही दुखी हूँ, लेकिन हम लोगों को अब ये भी प्रूव करना होगा कि माया कैरेक्टरलेस नहीं है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ कोई ट्रिप पर गया होता है। वापस आने पर इसको ये बात पता चलती है कि मुन्ना नाम का एक लड़का मर गया। मतलब सिद्धार्थ ने इस मुन्ना को भी उस स्कूल में ज्वाइन करवाया था। तो शॉक में रह जाता है। ये खबर सुनने के बाद मुन्ना के घर पर जाता है तो मुन्ना के माँ बाप सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कहने पर ही हमने हमारे बेटे को उस स्कूल में ज्वाइन करवाया। सिद्धार्थ कहने लगता है कि अंकल मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं अभी भी शहर वापस आया हूँ, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं जाने की कोशिश करूँगा। सिद्धार्थ को भी शक हो जाता है कि स्कूल में कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। इसने जो ज्वाइन करवाया था ना 10 बच्चे, उन 10 बच्चों के माँ बाप को बुलाकर यही कहने लगता है कि आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में ज्वाइन करवाइए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एक और बच्चे की जान जाए। लेकिन वो पेरेंट्स इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। दूसरी तरफ माया के माँ बाप खुद माया का पोस्टमार्टम करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन ये दोनों कर नहीं पाते। माया के माँ बाप बहुत इमोशनल होने लगते हैं, रूम से बाहर ही आ जाते हैं। तभी तारा अपने जान पहचान के एक और डॉक्टर से माया का पोस्टमार्टम करवाती है। दूसरी तरफ विक्टर को सिद्धार्थ के बारे में पता चलती है कि सिद्धार्थ अपने एडमिशन्स को वापस ले रहा है, इसके स्कूल का नाम बदनाम कर रहा है। कहने लगता है कि तुम जो भी करो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कभी नहीं प्रूफ कर पाओगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है।
क्योंकि माँ बाप को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो बस एजुकेशन को खरीदना चाहते हैं। और तुमने भी पहले वैसे ही किया था ना, पैसों के लिए रिजल्ट्स को ही बदल दिया। अब तुम भी इस दलदल में फंस चुके हो, बाहर नहीं निकल पाओगे। उसके बाद माया का पोस्टमार्टम करने के बाद वो डॉक्टर तारा से कहने लगती है कि माया के बॉडी में प्रोजनिल नाम का एक ड्रग पाया गया। देखा जाए तो माया इस चीज को रेगुलरली ले रही है, मतलब डेली कुछ डोसेस के हिसाब से महीनों तक कंज्यूम कर रही थी। दूसरी सुनवाई में अरुण नाम का एक बहुत बड़ा लॉयर इस केस को लड़ने लगता है। कहने लगता है कि जज साहिबा, माया की केस की वजह से कोर्ट का टाइम बर्बाद हो रहा है। 2 सालों से ये केस चल रहा है, लेकिन किसी ने भी प्रॉपर एविडेंस सबमिट नहीं किया। पर्सनल रीजंस की वजह से माया ने आत्महत्या कर लिया। और उसी तरह मेरे हिसाब से ये RTA एक्ट बहुत ही फिजूल का है। इट्स काइंड ऑफ ए जोक। तभी राममूर्ति को गुस्सा आकर कहने लगता है कि RTA एक्ट कोई जोक नहीं, आम नागरिक का हथियार है वो। और उसी तरह ये RTA एक्ट हमारा हक है। आप इतने बड़े लॉयर होकर इस RTA एक्ट को जोक बता रहे हो। अरुण कहने लगता है ओके ठीक है जज साहिबा, इस RTA एक्ट के हिसाब से हम लोग फीस के बारे में, एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन हॉस्टल में, कैंटीन में कैसे फूड दे रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्स क्या है, इसके बारे में कौन पूछता है। तारा कहने लगती है कि हमने तो बस यही पूछा ना, हम लोगों को टीचिंग मेथड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। हॉस्टल में बच्चों को कैसे फूड दे रहे हैं वही तो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। इस चीज को देने में मैनेजमेंट क्यों झिझक रही है। और उसी तरह कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट करने लगती है कि उस स्कूल के स्टूडेंट्स के ब्लड सैंपल्स को टेस्ट किया जाए। सो जज इसके लिए परमिशन देने पर सारे बच्चों का ब्लड सैंपल्स हासिल करके टेस्ट करने लगते हैं। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट में ये बात पता चलती है कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब बच्चों के खून में वो वाला ड्रग पाया नहीं जाता। लॉयर अरुण कहने लगता है कि जज साहिबा, किसी भी एंगल से इन्वेस्टिगेशन करे तो कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा होता ही नहीं, खामखा बात को खींच रहे हैं। यहाँ पर बात यह है कि एक दिन पहले ही अरुण ने विक्टर को इन्फॉर्म कर दिया था, तो विक्टर अपने स्कूल के बच्चों को मलेरिया का इंजेक्शन देने के बहाने से दूसरा इंजेक्शन डलवाने लगता है, जिसकी वजह से वो केमिकल बाहर नहीं पड़ता। खैर उसके बाद तारा और राममूर्ति कोर्ट से बाहर आकर स्पेशली तारा बहुत फील होने लगती है कि माया को इंसाफ नहीं दिला पा रही, ये हारने लगी है। लेकिन राममूर्ति हमेशा कोई ना कोई पुरानों की बातें बताकर तारा को मोटिवेट करते रहता है। इसी दरमियान में सिद्धार्थ इन दोनों के पास आता है। कहने लगता है कि मैं आपको मदद करूंगा इस केस में, मैं सोशल मीडिया में इसके बारे में पोस्ट करूंगा। तारा कहने लगती है हाँ, मैं भी एक फेसबुक पेज को जानती हूँ जिसमें हम लोग ऐसे ही पोस्ट डाल सकते हैं, लेकिन एडमिन के बारे में पता नहीं लगता। माया भी इस पेज को फॉलो कर रही थी, शायद वहाँ पर कुछ पोस्ट किया हो। सो सिद्धार्थ अपने उस हैकर्स की मदद से माया के उस पुराने पोस्ट को रिस्टोर करवाने लगता है। नेक्स्ट हियरिंग में तारा कोर्ट में आकर माया के उस सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ने लगती है। माया लिखती है कि मेरा नाम माया है, मैं विक्टर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करती हूँ। हर स्कूल और हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स और बच्चे नंबर 1 आए, अच्छे रैंक में पास हो, लेकिन इस स्कूल में कुछ अलग ही लेवल का कांड हो रहा है। जब तक आप लोग ये मेरा पोस्ट पढ़ रहे होंगे तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। हमारे स्कूल में हेल्थी ड्रिंक के नाम पर कुछ लिक्विड पिला रहे हैं हर स्टूडेंट्स को। उस लिक्विड को पीने के बाद 3 घंटों तक नींद ही नहीं आती। अब नींद नहीं आएगी तो पढ़ाई करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। अब पता नहीं क्यों मुझे वो लिक्विड सेट नहीं हुआ, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आने लगे, मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता, मुझे पागल होने लगी थी मैंने ये बातें अपने माँ बाप से भी बताने की कोशिश की, लेकिन उनके पास मेरी बातें सुनने के लिए टाइम ही नहीं था। इस चीज़ को आप लोग ही सॉल्व करिए, मम्मी पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा नोट लिखकर ये मर जाती है। सब कुछ सुनने के बाद जज कहने लगती है माया का कन्फेशन तो सही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत तो होना चाहिए। माया को कंडोलेंस देने के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मुझे भी बहुत ही दुख है। इस तरह से नेक्स्ट हियरिंग तक पोस्टपोन कर देती है। उसी रात तारा और सिद्धार्थ चोरी चुपके उस स्कूल के हॉस्टल पर जाकर बच्चों को जो ड्रग देते हैं ना खाने में, उस ड्रग का सैंपल्स हासिल कर लेते हैं। उसके बाद तारा इसी की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि जब सिद्धार्थ अंदर गया था तो इसकी मुलाकात कृपाकर से हुई थी। इसकी बातें चोरी चुपके रिकॉर्ड कर लेता है, वही वीडियो जज के सामने प्ले करने लगती है। कृपाकर कहने लगता है कि एक्चुअली उस लड़की के पास कोई फ़ोन ही नहीं था, और वैसे भी जब वो लड़की अपने कपड़े ओपन करेगी तो मैं क्या चुप बैठूंगा, सब कुछ विक्टर सर का खेल है ये। तभी अरुण कहने लगता है कि जज साहिबा ये सब कुछ फेक वीडियोस है, लेकिन तारा ऑलरेडी इसकी रिपोर्ट सबमिट कर चुकी होती है कि ये वीडियोस फोर्जरी वीडियोस नहीं है, ओरिजिनल है। बाद में तारा विक्टर को कटघरे में बुलाकर पूछने लगती है कि स्कूल का मतलब क्या है।
विक्टर कहने लगता है कि स्कूल का मतलब क्या है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। तारा पूछने लगती है कि बच्चों को ऐसे हाई कंटेंट वाले ड्रग्स को क्यों देते हो। विक्टर कहने लगता है कि जज साहिबा, मुझे नहीं पता कि उस पाउडर में ऐसा भी ड्रग है। अगर मुझे पता चलता तो मैं ये पाउडर, ये ड्रग बच्चों को नहीं देता। बाद में तारा एक डॉक्टर को कटघरे में बुलाती है। वो डॉक्टर कहने लगती है कि जहाँ तक हमें पता है सिर्फ 2 स्टूडेंट से अफेक्ट हुए, माया और मुन्ना, लेकिन वहाँ के बच्चों को साइकोलॉजिकली कोई न कोई प्रॉब्लम्स है। फाइनली विक्टर कहने लगता है ये सब कुछ करने की वजह मैं नहीं हूँ, बच्चों के पेरेंट्स खुद है। पेरेंट्स ही बहुत बड़े क्रिमिनल्स है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों के रैंक्स और मुझे चाहिए पैसा। मैं बिजनेस करता हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। और वैसे भी शहर में काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स है, लेकिन पेरेंट्स पैसा खर्चा करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही ज्वाइन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों को रैंक्स चाहिए। तो विक्टर जब अपना कन्फेशन करने लगता है तो कोर्ट विक्टर को सजा देने लगती है, 10 साल की सजा। और इसी तरह अगली बार एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ना हो, इसके लिए एहतियात बरतने के लिए कहती है, स्पेशली पेरेंट्स को। फैसला आने के बाद तब जाके माया के पेरेंट्स माया का अंतक्रिया का काम करते हैं। तारा और राममूर्ति मीडिया के सामने आकर कहने लगते हैं कि पेरेंट्स मार्क्स और रैंक्स के पीछे पड़कर खुद अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि वो जाने अपने बच्चे क्या चाहते हैं। अपने बच्चों को समझना चाहिए, स्पेशली अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।